नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आरपी साइंस में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उसमें भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उसमें भी जो ग्रुप डी के लिए नई भर्ती जो आया है ग्रुप डी के लिए, उसके लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो करीब 32K के करीब में था, तो उसमें जो जनरल साइंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल अदा करता है। 100 क्वेश्चन में से जनरल साइंस जो है उसको आप जनरल साइंस आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उसी का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये रेलवे का पहला वीडियो होगा इस चैनल पे। और इसके पहले मैं इस चैनल पे जो था वो करंट अफेयर्स डेली वीडियो में अपलोड कर रहा था, और मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो ग्रुप डी के लिए होगा, स्पेशली ग्रुप डी के लिए होगा। और डेली क्लास टॉपिक वाइज उसका टॉपिक, फिर उसका PYQ, फिर उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा और उसको बताऊंगा। मैं क्लास स्टार्ट जो करूंगा वो केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है कि कितने मार्क्स आते हैं, कैसे आपकी पढ़ाई होगी, सिलेबस क्या रहेगा और किस तरीके से मैं आपके सिलेबस को कवर करूँगा बीते 3 से 4 मंथ में। चूँकि अभी इसके एग्ज़ाम का डेट अभी फिक्स नहीं है, NTPC एग्ज़ाम होने के बाद ही होगा। कोर्ट में केस चल रहा है, तो वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद ही इस बहाली की प्रक्रिया और इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई एक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकता है। तो मुझे लगता है कि 4 से 5 मंथ आपके पास अभी है। तो 4 से 5 मंथ में मैं प्रयास करूँगा कि जनरल साइंस जो है वो आपका आ जाए, और उसमें प्रयास किया जाएगा कि 25 में कम से कम 23 के करीब में लाया जाए। और वो टोटल केवल इसी सीरीज़ को आप देख लेंगे तो वो ला सकते हैं, मेरा बिलीव है और मेरा अनुभव है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। आइए शुरुआत करते हैं हम। इंट्रोडक्शन क्लास से पूरा डिस्कशन इसमें होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे ग्रुप डी का जो सब्जेक्ट है, आरआरबी का ग्रुप डी का जो सब्जेक्ट है आपका क्या क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं। मेजर सब्जेक्ट है तो इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं आपको। मैथ आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएंगे, जनरल साइंस आएंगे और जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स आएंगे। ठीक है, उसमें आपको जनरल साइंस और रीजनिंग मैथ देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा, जनरल साइंस देखने को मिलेगा और करेंट अफेयर्स और GA आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं कि आगे क्या है। आगे देखिए, आगे इसमें आप देख पाइएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, आगे आप देख पाइएगा ग्रुप डी एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन अब कितने आते हैं देख लीजिए। तो जनरल साइंस के क्वेश्चन आपके 25 नंबर के आएंगे, 25 मार्क्स के। मैथ के क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स आएंगे, वो भी 25 नंबर के हैं। और रीजनिंग जो है वो 30 नंबर के, रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करेगा। रीजनिंग 30 नंबर के हैं। जनरल साइंस और मैथ मिला के 25-25 नंबर के आपके टोटल 90 नंबर हो गए। और 25-25 50 और 30 80 नंबर हो गए। और 20 नंबर आपके GS है वो आएगा, प्लस उसके बाद से फिर आपको करंट अफेयर्स आएगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना। अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपको 54 सेकेंड के करीब में मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है 1/3, यानी 3 गलत करेंगे तो एक आपका सही चला जाएगा। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है। तो ये सिलेबस था। तो देखिए इसमें जनरल साइंस का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है, 25 नंबर वैसे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और इसमें अब ये मैं जो बैच पढ़ाऊँगा वो बैच में आपको क्या क्या मिलेगा देखने को। तो बैच में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज PYQ मिलेगा, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मिलेगा, टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा। 3 तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज PYQ आपको मिलेगा, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन रहेगा और टॉपिक वाइज डिस्कशन इसमें किया जाएगा इस बैच में, ये फ्री बैच में। अब देखिए कैसे, आखिर मान लीजिए कि ये तो आपका सिलेबस का बात हो गया, कैसे हम पढ़ें कि सिलेबस को कवर करें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो आप देखेंगे कि बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा आपको, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा इन्वायरमेंटल भी पढ़ना पड़ेगा। 4 पार्ट में आपको साइंस पढ़ना है, चारों पार्ट में। पहला फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिर इन्वायरमेंट, पर्यावरण, 4 चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है।
आगे आप देखेंगे कि बायोलॉजी के आप सिलेबस देखेंगे कि बायोलॉजी में आखिर सिलेबस क्या क्या आ सकते हैं। तो देखिए पहला तो चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, क्लासिफिकेशन, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जीव में प्रजनन क्या है, और इंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड जो होता है उसके बारे में। उसके अलावा भी ये भी और चैप्टर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जेनेटिक्स है, न्यूट्रिशन है, फिर टिश्यू मिलेगा, डिजीज मिलेगा, सेल मिलेगा, बोटनी से 2-3 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं वो, और टिश्यू से आपके एक क्वेश्चन आ जाएंगे, जेनेटिक्स से एक क्वेश्चन आते हैं, न्यूट्रिशन से एक क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इतना चीज़ें अभी इसमें हमको सिर्फ बायो में पढ़ना है, बायो का सिलेबस ये था, ठीक है। तो बायो का सिलेबस आपको इतना था, ये बायो में इतनी चीज़ें आएंगी। मैं सिर्फ बायो का ही डिस्कशन इसमें कर पाया हूँ, और बाकी सिलेबस जो होगा वो मैं और बता दूंगा, केमिस्ट्री का चैप्टर भी बता दूंगा। और देखिए वो पीडीएफ नहीं बन पाया है केमिस्ट्री का भी, और लेकिन हम लोग जो आज क्लास स्टार्टेड करेंगे वो क्लास आपका स्टार्ट होगा। केमिस्ट्री से मैं क्लास शुरू करूँगा, फिर देन फिजिक्स, देन बायोलॉजी, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स का रेलवे में काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। तो पहले केमिस्ट्री को हम लोग डील करेंगे, ख़त्म करेंगे, देन फिजिक्स करेंगे, देन बायोलॉजी लास्ट में करेंगे। इसके बाद से मैं कुछ सेशन लेके आऊँगा, वन लाइनर 100 नंबर का 100 नंबर का वन लाइनर लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा मैराथन और PYQ भी आपके वीडियो पे डलेंगे। तो आइए देखिए, अब केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, और कहाँ से हुआ, केमिस्ट्री का ही शुरुआत किया जाएगा। तो आप देखिएगा कि सबसे पहले 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवेजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का हम लोग जनक माना जाता है, कभी कभी पूछ देता है। केमिस्ट्री की जब शुरुआत हुई थी तो वो शुरुआत जो किया था वो कौन किया था, वो किए थे एंटोनी लेवेजियर, ठीक है। 18वीं शताब्दी में ये शुरुआत किए थे, इसलिए इसको आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इनको माना जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं, ये है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहीं से शुरुआत करेंगे, उसके बाद से आते हैं हम डायरेक्ट क्या, फर्स्ट चैप्टर का जो है वो मैटर। तो मैटर से हम शुरुआत करेंगे कि एक्चुअली में मैटर होता क्या है। ये थ्योरी क्लासेस है, ठीक है, और चाहे तो एक कॉपी कलम आप ले लीजिए, उसको नोट्स बनाते रहिएगा। हम लोग शुरू करेंगे मैटर से। पदार्थ एक्चुअली में बोलते किसको हैं, तो आप दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, जो भी चीज़ देखते हैं, जैसे किताब हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया, इसके अलावा हम लोग जो है इंसान हो गया, पेड़ पौधा, ये टोटल चीज़ें क्या हैं, सब कुछ ना कुछ घेरती हैं, सब जगह घेरती हैं। तो वो सारी जगह जो घेरती है तो उसकी वो एक तरह क्या हो गया, क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, कि हाँ ये जगह करती है। तो देखिए इसका परिभाषा हम पदार्थ का देखते हैं कि पदार्थ एक वाकई में है क्या, डेफिनेशन उसका कैसे देते हैं। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है, मास कहते हैं उस वस्तु को। और वैसी वस्तुएं जो क्या करें, पदार्थ का परिभाषा, वैसी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, जो गति का विरोध करे और जो चल सके, गमन कर सके, उसी को हम लोग पदार्थ बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है, उसको मास कहते हैं। जैसे ये वस्तु हो गया, इसके अंदर जो भी चीज़ें भरी हुई है, क्वांटिटी है, ये उसका मास है। एग्जाम्पल में देखिएगा, जल, वायु, सोना, कुर्सी, किताब आदि सभी वस्तुएं क्या हैं, ये टोटल चीज़ें मैं बताया कि टोटल चीज़ें ये पदार्थ है। वाटर हो गया, एयर हो गया, गोल्ड, चेयर, बुक, etc, ऑल मैटर, ये टोटल जो है मैटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल भी मैं दिखाया हूँ। ये टोटल क्या है, मैटर है। और मैटर के अंदर जो पदार्थ की मात्रा भर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको द्रव्यमान बोलेंगे, उसको मास कहेंगे। जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि पदार्थ नहीं है। इसके अपोजिट देख लीजिए कि कौन पदार्थ नहीं है, तो उसमें आपको देख लीजिएगा, एनर्जी हो गया, लाइट हो गया, साउंड हो गया, फीलिंग हो गया, भावनाएं हो गया, विचार हो गया, थॉट हो गया, ये टोटल चीज़ें क्या है, ये पदार्थ नहीं है, ठीक है। पदार्थ आई होप आप समझ पाए होंगे, और उसके एग्जाम्पल भी आप दे पाएंगे। आइए आगे देखते हैं, और अब क्लासिफिकेशन इसको करेंगे कि हम कैसे इसको बांट सकते हैं, पदार्थ को कितने रूपों में बांटा जा सकता है, यानी पदार्थ का वर्गीकरण। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर।
देखिए ये पदार्थ को हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं, एक भौतिक आधार पे, एक रासायनिक आधार पे, एक केमिकल पे और एक फिजिकल पे बांट सकते हैं। और फिजिकल स्टेट में देखेंगे, फिजिकल बेस पे देखेंगे तो ये तीन तरह के पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल पे देखेंगे तो तीन तरह के पाए जाते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये मैं जो भी कंटेंट आपको लेके आया हूँ वो NCERT 9th का जो NCERT है उसे लिया हूँ, क्योंकि आपके ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो 9th और 10th के NCERT सिलेबस पे भी वो आधारित होते हैं। तो मैं उसी पे लेके आया हूँ इस वीडियो को, ठीक है। तो ये दो तरह के होंगे, फिजिकल पे कितने, फिजिकल पे होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल पे कितना होंगे, तीन होंगे, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, तत्व यौगिक और मिश्रण। सॉरी, वन मिनट। तो ये देख लीजिए, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं इस चीज़ को, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, डायग्राम दिखाया है, लिक्विड ऐसे होते हैं, गैस ऐसे, एलिमेंट ऐसे होते हैं, कंपाउंड ऐसे और मिश्रण ऐसे। आइए आगे देखते हैं। पदार्थ की अवस्था में बता दिया, और इसके अलावा भी पदार्थ की अवस्था, ये क्या था पदार्थ का, ये वर्गीकरण था, और इसकी अवस्था जो होती है वो कितने तरह की होती है, किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से देखिएगा तो ये 5 अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसेज स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके स्टेट के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है, फेज के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है। तो 5 तरीके से इसको बांटा जाता है, एक सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, प्लाज्मा में और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में। इसमें प्लाज्मा अवस्था, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला आइए देखते हैं, इसी में आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अब वो पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन जो होता है वो कैसे होता है, इस चीज़ को हम ज़रा देखेंगे कि परिवर्तन कैसे होता है, और परिवर्तन होगा तो कहाँ से कहाँ जाएगा। और डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आपके आते ही हैं। जैसे ठोस है, यहाँ पे कोई वस्तु ठोस अवस्था में है, उसको जैसे ही गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो वो द्रव्य में चेंज होगा, इस प्रकार का। और द्रव्य को जैसे ही हम लोग गर्म करते हैं वो किस में, गैस के रूप में चेंजेज हो जाता है, ठीक है। तो ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव्य में, द्रव्य को गर्म करेंगे तो गैस में, फिर गैस ठोस अवस्था में आ जाएगा, फिर ये प्रोसेस चलते रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कहते क्या हैं, अगर ठोस से, इसमें दिया गया है कि सॉलिड अगर है वो लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। और वही लिक्विड से अगर सॉलिड में आ गया तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, द्रवनांक बोला जाएगा, ठीक है। क्या समझे, मतलब अगर सॉलिड से लिक्विड में गया तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट MP लिख दे रहा हूँ मैं, इसे आप समझ जाइएगा। और लिक्विड से सॉलिड में अगर आ गया, लिक्विड से सॉलिड में आ गया तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, FP उसको बोलेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब उसके बाद से देखिए, सॉलिड से अगर डायरेक्ट वो गैस में चेंज होता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन उसको कहा जाता है। अब वही गैस से अगर सॉलिड में चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सन, संघनन, डिस्पर्सन उसको बोलेंगे, ठीक है, विसरण उसको बोला जाता है। और देखिए, अगर लिक्विड अगर चेंज होता है, किस में, गैस में चेंज होता है तो उसको इवोपरेशन बोला जाएगा। लेकिन वही गैस से डायरेक्ट वो लिक्विड में चेंज हुआ तो उसको कम्बिनेशन बोला जाएगा, कंडक्शन बोला जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं। आइए एक बार मैं अब आपको बता देता हूँ, थोड़ा साफ बता देता हूँ। सॉलिड से अगर लिक्विड में जाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, MP, क्वथनांक उसको बोला जाता है। यानी कोई भी पदार्थ है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे MP, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। इसके अपोजिट ये अगर चला आता है तो उसको बोलेंगे FP, यानी फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि अगर लिक्विड से गैस में चेंज हुआ, अगर लिक्विड से गैस में चेंज हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे इवोपरेशन, EV बोलेंगे, ठीक है। यदि ये उल्टा हो गया, गैस से लिक्विड में चला गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्बुशन,
यानी कंबूशन बोलेंगे उसको। कंबूशन का मतलब यानी वो हो जाएगा संघाना। ठीक है, आपको ये दो चीज़ समझ में आया। अब देखिए इसके बाद से यदि वो सॉलिड से अगर गैस में चला जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चला जाता है, तो उसको बोला जाएगा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन, इसको बोलेंगे। अपोजिट अगर गैस से सॉलिड में आ जाता है, पोजिट हो गया उसका, अगर गैस से सॉलिड में आ जाता है तो उसको बोलेंगे डिस्पर्सन। उसको बोलेंगे डिस्पर्सन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे तीनों अवस्था का हम लोग क्या करेंगे, तीनों अवस्था का हम लोग अध्ययन करेंगे तुलना करके कि कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉलिड में डेंसिटी जो होगा वो लो होगा, और सॉलिड में हाई डेंसिटी होगा, लिक्विड में थोड़ा सा उससे कम, और गैस में तो सबसे कम हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखा जाए तो वो किस में होगा, वो सॉलिड में होगा, उससे कम लिक्विड में होगा, उससे कम गैस में होगा। यानी सबसे कम घनत्व तो गैस का होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड का होता है, बीच में मीडियम में जो होता है वो लिक्विड का होता है। ये पहला पॉइंट था, इम्पोर्टेंट था। अगला देखेंगे आप, अगला आप देखिएगा कि अब आणविक आकर्षण बोला कि वो जो क्वथनांक कम हो रहा था या जो डिफरेंस दिख रहा था किसके वजह से दिख रहा था, तो आप देखिए मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। चूँकि जितने भी पदार्थ होते हैं उस सबके अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, एक दूसरे से वो फोर्स से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें ज़्यादा, फिर इसमें ठीक, उससे फिर कम इसमें। तो यानी सबसे पहले हो जाएगा ठोस में, फिर द्रव्य में, फिर गैस में पाया जाता है आणविक आकर्षण बल। ये तुलना हुआ इसका। आगे फिर इसी में देखेंगे कि अगर अंतर आणविक स्थान अगर आ गया तो कैसे होगा। तो अंतर आणविक स्थान उसको बोलते हैं कि जिसके अंदर खाली स्थान होता है ना, पदार्थ के अंदर खाली स्थान पाया जाता है, उसी को हम लोग अंतर आणविक स्थान कहते हैं। तो सॉलिड में देखिए पूरा एकदम ठीक ठाक रहेगा अंतर आणविक स्थान, और लिक्विड में देखेंगे तो भी ठीक रहेगा, अंतर आणविक स्थान थोड़ा सा कम होगा ठोस की अपेक्षा, और सबसे कम गैस में होगा। यानी सबसे कम गैस में होता है, उसके बाद से लिक्विड में, उसके बाद से सॉलिड में। ठीक है, तो ये चौथा स्थान पे इंट्रोमोलिकुलर स्पेस से भी हम देख सकते हैं, इंट्रोमोलिकुलर मास से भी देख सकते हैं। और फिर अगला देखते हैं कि अगला हम किससे कर सकते हैं। तो अगला देखिए, एक मिनट, अगला देखिए, अगला है कि अब प्रसार से, एक्सप्लोशन से भी इसको बांटा जा सकता है, प्रसार से। तो गैस, द्रव्य, गैस आप समझ सकते हैं, सबसे बड़ा गैस होगा, फिर द्रव्य, फिर ठोस होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ कैसे प्रसार दिया है, आप इसमें आसानी से समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी यहाँ पे तुलना ख़त्म नहीं हुआ है, तुलना यहाँ पे है। अब फिर इसके अकॉर्डिंग विसरण के, डिफ्यूजन के बोगस जैसे भी देख सकते हैं, गैस में कितना होगा और आपके फिर सॉलिड में, लिक्विड में कितना होगा। फिगर से आप देखते हैं सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में कम, और फिर गैस में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा होगा। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ चेंज था। अभी आगे प्लाज्मा देखिए, स्टेज इन प्लाज्मा में भी देख सकते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से चेंज होता है गैस में, गैस से चेंज होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में आखिर बनता कैसे है, तो पहले सॉलिड में होता है, सॉलिड से गर्म होगा तो फिर लिक्विड में, लिक्विड से गर्म होगा तो फिर गैस में, गैस से गर्म होगा तो फिर बनेगा यहाँ पे प्लाज्मा अवस्था। एनर्जी ऐसे चलता रहता है, और ठोस में पदार्थ में ऐसे ही स्टेट उनका चेंज होते रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है वो प्लाज्मा अवस्था। आप समझेंगे कि प्लाज्मा का माइंड कैसे होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस के बाद से वो प्लाज्मा बनता है। अब उसी तरह से बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें, ये जान लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो 1920 में भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, ये इन्होंने पाँचवीं अवस्था, पदार्थ का पाँचवीं अवस्था का खोज किए थे, कुछ गणना किए थे। उन्हीं के आधार पे सबसे पहले खोज जो किए थे वो सत्येंद्र नाथ बोस किए थे, और पदार्थ की पाँचवीं अवस्था, और कुछ गणना किए थे, पूरा नहीं किए थे कंप्लीट, तो उनको छोड़ गया था। उसी के आधार पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने BEC का खोज किया। BEC का फुल फॉर्म आपको हो जाएगा बोस-आइंस्टाइन
बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये फुल फॉर्म हो जाएगा। और द्रव्य के रूप में पांचवी अवस्था की इन्होंने भविष्यवाणी की। शुरुआत कौन किया था? सत्येंद्र नाथ बोस। और कंप्लीट कौन किया? तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट रॉबर्ट आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, इसलिए इसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया BEC। आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। अभी इसमें होगा BEC अब है क्या, आखिर कौन सा अवस्था है, आखिर BEC इसको कैसे माना गया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको रखा गया, दिखाया गया है। BEC क्या होता है? एक तरह का स्टेट होता है, ऐसा अवस्था होता है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप 0 केल्विन या 273.15 सेल्सियस तक शीतल करने पर परमाणु की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। ये परमाणु है। जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, परम शून्यता पर लाते हैं, तो इसके परमाणु जो होते हैं या इसकी शीतलता का परमाणु की ऊर्जा जो होती है लगभग ख़त्म हो जाती है, बच ही नहीं पाती है। देख लीजिए कितने दूर दूर चले गए, लगभग ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी वजह से वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बनता है। सन 2001 में इसके लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार अमेरिका को मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला, काम किए हैं केमिस्ट्री का, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इनको सन 2001 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इरिक ए कॉर्नेल को मिला था, और उसके बाद वुल्फगांग कैटरलो को मिला था, और कार्ल ई बेमन को मिला था। सभी ने मिलकर क्या किया था? BEC का खोज किया था। सामान्य वायु के 1879 से 1915 घनत्व 1 लाख के जितने कम घनत्व वाले गैस की बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। मतलब 1 लाख से भी कम घनत्व उसका होना चाहिए, तब ये जाके BEC तैयार होता है। ठीक है, तो आई होप BEC आपको समझ में आएगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, जितना जल्दी हो जाए। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक स्टेट देखेंगे यहाँ पे, पदार्थ का स्टेट एक देखेंगे। स्टेट आपका है कि अगर BEC हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा, चार अवस्था था। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे प्लाज्मा का निर्माण होता है, और जैसे जैसे तापमान कम होता है, निम्न ताप होता है, वैसे वैसे BEC का निर्माण होता है। यानी ये सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो बीच में पाए जाएंगे। ज़्यादा तापमान प्लाज्मा में होगा, फिर गैस में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर सॉलिड में होगा। ऐसे होता है, इसे प्रोसेस चलता है। और जैसे ही हम BEC पहुँचते हैं कहाँ पे? प्लाज्मा की तरफ, तो वो निम्न ताप से वो उस ताप की ओर जाते हैं। उस ताप से अगर निम्न ताप पे पहुँचेंगे तो वो BEC पे हम लोग जाएंगे, वो BEC का निर्माण हो जाएगा। निम्न पे जाएंगे तो BEC और हाइयर पे जाएंगे तो प्लाज्मा का निर्माण हो जाएगा। बीच में ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अपना वर्क जो है वो करते रहते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको सेशन तो ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, देखिए, पदार्थ की अवस्था में ताप का परिवर्तन का प्रभाव देखने के लिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, पदार्थ की अवस्था में दाब के परिवर्तन का क्या प्रभाव है, ये इन्होंने दिखाया है एक फिगर के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं पदार्थ की अवस्था में दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। ये पदार्थ हो गया, गैस में जैसे ही दाब सिलेंडर रख दिए और पोर्शन करेंगे, जैसे ही इस चीज़ को डालेंगे, फिर यहाँ पे लिक्विड में वो क्या हुआ है, थोड़ा सा अपना जगह ले लिया है सिलेंडर में, पोजीशन भी क्या किया है, बना लिया है। सॉलिड में देखेंगे तो वो पूरा एकदम सही हो गया, सिलेंडर जो है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सबका स्टेट इसमें दिखाया गया है, परफॉर्मेंस अपना अपना सब कर रहा है। आगे देखेंगे पदार्थ की दाब में परिवर्तन का प्रभाव क्या है। तो देखिए, दाब में परिवर्तन का प्रभाव आप देख सकते हैं फिगर में। पहले इसको ना बचवा सब बोलता था रोला गाड़ी है, रोला गाड़ी। और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक आदमी लेट गया है, बेचारे को ज़िंदगी से प्यार नहीं है, इसलिए ये लेट गए हैं। और यहाँ से वो आएंगे और इस पर क्या होगा, पदार्थ की अवस्था में दाब से परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। ये धरती को दाबे हुए, वो भी धरती को दाब के चल रहा है। ठीक है, अब देखिए हाँ, तो वो ख़त्म हो गया। अब देखिए वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कारक होते हैं। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन जो होता है, उसको कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं पदार्थ
यहाँ आपको मिलेगा पदार्थ का परिभाषा एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है। पदार्थ को अब हम दो रूप में बांटते हैं, एक शुद्ध रूप में, एक मिश्रण में। एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। इसमें समझिए कि इसको शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में हम लोग चेंज करते हैं। शुद्ध पदार्थ दो तरह के होंगे, तत्व होंगे, यौगिक होंगे, और इसमें ये समांगी और विषमांगी होते हैं मिश्रण। ठीक है, याद रखेंगे, समांगी विषमांगी होते हैं, यौगिक और तत्व होते हैं, शुद्ध होते हैं या अशुद्ध होते हैं, मिश्रण होते हैं। पदार्थ को हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं। अगला देखेंगे, इसमें अब आइए पढ़ेंगे थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट होता क्या है। तो देखिए, तत्व, आप देखिए तत्व लिखा हुआ है। एलिमेंट क्या होता है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो कि प्रकार के परमाणु से निर्मित होता है। तत्व जो है एक प्योर सब्सटेंस है जो क्या होता है, जो एटम से निर्माण होता है, एटम बनता है, एटम बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके, तीनों मिलके परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे में ऑक्सीजन, सोना, चांदी, लोहा, ये सब है। जैसे हाइड्रोजन, ये फास्फोरस, कॉपर, गोल्ड, सल्फर, सीसा, प्लेटिना, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या हैं, टोटल के टोटल एलिमेंट हैं। एलिमेंट पाए जाते हैं, इसमें एक ही परमाणु पाए जाएंगे। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने 118 तत्वों की खोज की है। ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आइएगा तो अभी 111 तत्वों के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। 118 दिया हुआ है, लेकिन 111 के बारे में पढ़ते हैं। बाकी चीज़ पे अभी सर्च चल रहा है, वो कंफर्म नहीं हुआ है। अभी के डेट में, आज के डेट में लगभग 125 के करीब में तत्व हो चुके हैं। इसका खोज हो चुका है, अभी ट्रायल बेसिस पे है। तो आई होप आइए आपको समझ में आ रहा होगा। इसका सिंबल से भी आप समझ सकते हैं, पहले जो सिंबल था ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे देखेंगे, आगे आप कंपाउंड पढ़ेंगे और उसके बाद से मिक्सचर पढ़ेंगे, उसके बाद से टाइप ऑफ मिक्सचर, उसके बाद से क्लास आपके होंगे ख़त्म और फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कंपाउंड भी, कंपाउंड के बारे में जान लीजिए। कंपाउंड क्या होगा, जैसे ये देखिए, जब भी दो पदार्थ मिलेगा उसको कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कैल्शियम, ये हो गया, इधर मिल जाएंगे संगत तत्वों में, तो कैल्शियम या मैग्नीशियम हो गया, सल्फाइड हो गया, सल्फर हो गया, सोडियम हो गया, फ्लोराइड हो गया, एक क्लोरीन हो गया। ऐसे कंपाउंड इसको बोलते हैं जिसमें दो तत्व आपस में जुड़े हों, जैसे C+O2, तो वो आपका CO2 हो गया। तो CO2 दो जुड़ा ना, दो तत्व जुड़ा, लेकिन एक वो यौगिक का निर्माण कर दिया, एक बन गया। यानी दो से एक का निर्माण होगा, थोड़ा सा इकट्ठा होगा तो उसको यौगिक बोलेंगे। टूट गया तो वो तत्व हो जाता है, तत्व में बताता है। यानी ऑक्सीजन के दो परमाणु है, कार्बन के एक परमाणु है। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि कंपाउंड क्या है। आगे देखते हैं मिक्सचर। वो वाला मिक्सचर नहीं है, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, खाने वाला मिक्सचर ये नहीं है। आप सोच रहे हैं कि खाने वाला मिक्सचर है तो सर देंगे। मिश्रण इसका अंग्रेजी होता है। मिश्रण से ही पता चल रहा है, दो पदार्थ तो मिल रहा था तो आपका ये भी होता, तो दो से अधिक तत्व अगर मिलते हैं तो उसको हम लोग मिक्सचर या मिश्रण कहते हैं। लिखा भी है यहाँ पे डिफिनेशन में, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, कैसे भी मिला दीजिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण कहते हैं। जैसे तेल में तेल चीनी हो गया, चावल पत्थर हो गया, लेकिन जैसे भी हो ये क्या है, आपके मिश्रण है। दो से अधिक चीज़ मिल जाएंगे उसको मिश्रण कहेंगे। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। मिश्रण जो होता है उसमें जो तत्व है पाए गए हैं उसका गुण उसमें पाया जाएगा। उदाहरण आपको दिया है शरबत, चाय, हवा इत्यादि। ठीक है, आइए आगे देखते हैं टाइप ऑफ मिश्रण। मिश्रण के प्रकार आप शुरू से ही पढ़े होंगे कि मिश्रण जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है, समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये पाया गया, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दो तरह के होते हैं। अगला देखेंगे, समझेंगे कि क्या है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या है। ऐसा मिश्रण है जिसके अवयव को हम लोग अलग अलग नहीं देख सकते हैं, और नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं दे सकता। यह एक समांगी मिश्रण है। जैसे नमक हो गया और जल हो गया, उसको हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण।
जैसे जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण, अल्कोहल तथा जल का मिश्रण, मिश्र धातु, ये टोटल क्या है, सब समांगी मिश्रण है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। आज के क्लास में, आपका क्लास में यहीं तक था आज के क्लास में। तो क्लास कैसा आपको लगा, मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का नाम मैं बता दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके सर्च करके टेलीग्राम पे PDF आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम RP सीटेट पॉइंट है। जैसे ही ये सर्च करेंगे आ जाएगा, टेलीग्राम को जाके ये कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा है कम से कम बताइएगा। आई होप ये आपके लिए तो क्लास को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट इसके आगे से हम कल केमिस्ट्री का ही क्लास जारी करेंगे। चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, थ्योरी जैसे मैंने पढ़ा। आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्प हो रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कंटेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो। और इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, विजिट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहें। इसी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहें। और बहुत बहुत थैंक यू कि आप वीडियो देखे और लाइक भी किए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए जो भी दिक्कत है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। तब तक ले दीजिए हमें विदा। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।